हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रतीक्षित विज्ञापन जो था वो था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन, जिसमें कई सारी अड़चने आई। कभी स्क्रीनिंग को लेकर, कभी इंटरव्यू को लेकर, कभी सिलेबस को लेकर, और कभी परीक्षाओं को लेकर, और कभी विज्ञापन को लेकर। तो आज अंततः विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है 30 दिसंबर 2025 को। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ मेन मुख्य विषयों पर बात करेंगे कि जैसे जिन्होंने ये फॉर्म को पहले भरा है, क्या उनको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता है, या जो अभी योग्यता धारित कर रहा है, या नया मतलब कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति, क्या वो अप्लाई कर सकता है, या आयु की बात अगर हम करते हैं तो आयु के सापेक्ष भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, शुल्क के सापेक्ष भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 30 दिसंबर यानी कि आज विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 31 दिसंबर, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20 जनवरी। तो जो फॉर्म भरने का जो बिल्कुल ठीक समय होता है, 30 एकदम स्टार्टिंग भी नहीं, तो 5 से 10 के बीच में, या 2 से 8 के बीच में, 2 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर दें। बहुत अच्छा समय होता है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं फॉर्म भरते भरते। और अंत में होता है, साइट हैक करने लगती है, तो आप इस बीच में अपना फॉर्म भरें जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं। परीक्षा शुल्क की जो तिथि दी गई है, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी दी गई है। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधन परिवर्तन चेक लिस्ट एक बार आती है ना, कि चेक कीजिए आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसा चेंज करना है, तो उसके लिए डेट है 28 जनवरी से 6 फरवरी, एक हफ्ता यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देशों की। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। तो ये तो पहला तो है नकल विरोधी, जो भी हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुचित साधनों के साथ आपको नहीं जाना है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस पर बात की जा रही है। अगला जो हमारा मेन पॉइंट है वो है जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा जो है सामान्य शाखा है, महिला शाखा के सापेक्ष जो 2024 में आया था विज्ञापन, 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ये क्लियर होगी कि उन लोगों को आवेदन नहीं करना है जिन्होंने पहले इस फॉर्म को भर दिया है। तो फॉर्म की फीस वापस होगी क्या दोबारा, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हमने ये सोचा था कि अधियाचन बदला है तो शायद उन लोगों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो 1 महीने का आपको समय लगभग लगभग दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। तो एक आपका डाउट क्लियर हुआ। दूसरा, उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे थे जो स्क्रीनिंग को देखकर डर रहे थे कि हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो हम किस प्रकार से, कुछ लोगों ने नहीं भरा फॉर्म, माना ऐसा हो सकता है। तो वे ये तो उन लोगों के लिए वो तो नया फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर माना कुछ लोगों ने कुछ और भर दिया उस समय, या कोई और फॉर्म, माना कोई 2 सब्जेक्ट से एमए था, तो उसने अदर सब्जेक्ट के लिए भर दिया, वो अब किसी दूसरे विषय के लिए भरना चाहता है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना होगा। तो वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन को पहले निरस्त करेंगे और नवीन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस दशा में क्या होगा, जो आपने लास्ट टाइम जो आपने शुल्क जमा किया है वो वापस नहीं होगा, और ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट टाइम फॉर्म भरा है तो आप उसको कैंसिल करके दोबारा फॉर्म उसी फीस में भर सकते हैं, ये नहीं होगा। अगर आप फॉर्म कैंसिल कर रहे हैं, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा और आपको दोबारा से फीस जमा करनी होगी, दोबारा से फॉर्म जमा करना पड़ेगा। और ऐसे अभ्यर्थियों की जो आयु गणना की निश्चायक तिथि होगी वो होगी 1 जुलाई 2025, एवं अन्य हर्ताओं की निश्चायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि ही रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर और क्या दिया गया है कि विज्ञापन 18 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि ऊपर यहाँ पे लिखा था कि कला विषय को छोड़कर, यानी कि जितने भी कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे उन लोगों का जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है। तो अभी यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो उस समय फॉर्म भरे गए थे उन प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के 2 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था। तो इसलिए अब वो लोग आवेदन उनका निरस्त किया जाता है। तो वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में
प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम क्या होता है कि कला के जो फॉर्म थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, पोस्टें कैंसिल कर दी गई थी, तो अब यहाँ पर पोस्टें हैं, तो उसके उसके सापेक्ष आप फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप भले ही किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, संबंधित हो, अपना आरक्षण का दावा पर अवश्य करें। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 20 जनवरी है और वहां उस समय तक वो सभी वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवधारित करते हो। इसमें मुख्य जो आता है वो आता है जो आपका ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री का। तो प्रोविजनल डिग्री यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि आप लोग प्रोविजनल डिग्री ही लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। अब ये देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए जो करेक्शन विंडो खोली जाएगी। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। कई बार क्या होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप बहुत अच्छे से इसको फिल करें, इसमें कोई त्रुटि ना करें। और अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन जो एडिट या करेक्शन विंडो खुलेगा उसके बाद कोई भी अवसर आपको नहीं मिलेगा उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, और कोई एफिडेविट या ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो प्लीज जब करेक्शन होता है, वैसे तो आप पहले ही जब फॉर्म भरते हैं पूरी पूर्ण सावधानी बरतें और उस प्रकार से फॉर्म को भरें। अब यहाँ पर एक जो मुख्य बात है, यहाँ पर भी हम ध्यान देने वाली बात है कि अभ्यर्थी जो है उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रखें। ऑनलाइन जरूर है लेकिन उसका हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें। प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ है। उसका आयोजन हरिद्वार तथा हल्द्वानी, तो दो जिले नहीं कहेंगे इसको, हरिद्वार तो जिला है लेकिन हल्द्वानी का जिला तो नैनीताल है। तो हरिद्वार और हल्द्वानी दो सिटी कह सकते हैं, छोटे सिटी कह सकते हैं। तो दो स्थान बताएं, हरिद्वार तथा हल्द्वानी। इनमें स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, किंतु अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई तो परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर में किया जाएगा। अगर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी तो दो सेंटर बनेंगे, दो सिटी सेंटर, एक हरिद्वार तथा हल्द्वानी, तो अन्य कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है गढ़वाल वाले हरिद्वार आए, कुमाऊं वाले हल्द्वानी आए, तो इस प्रकार से दो आपके सेंटर बनेंगे, हरिद्वार और हल्द्वानी। अगर परीक्षार्थियों की संख्या कम होगी तो सिर्फ हरिद्वार ही प्राथमिक रूप में जो है सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए आपको यथासमय आयोग वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद क्या है, अभिलेख, प्रश्नगत, अनर्ह घोषित की तो सब सारी चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह ये सब बता रखा है उसमें कि किसको कितना, उदाहरण माना इसमें दिया गया है कि अगर एक से अधिक शाखा विषयों हेतु तो आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा, महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में आवेदन करेंगी और इनके लिए शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषय हेतु आवेदन पत्र करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क अलग अलग जमा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही 2-4 विषयों के लिए भर लें, ऐसा इसमें नहीं है। आपको हर विषय के लिए अलग अलग से जो है इसका शुल्क जमा करना होगा। बात करते हैं पदों की, क्योंकि 808 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें 725 पद सामान्य शाखा में है और 83 यानी कि 83 पद महिला शाखा में है। बात करते हैं सामान्य शाखा प्रवक्ता में, हिंदी के जो हैं कुल रिक्तियां जो हैं वो 78 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब इसमें दिए गए हैं। अंग्रेजी में है 54 और संस्कृत में है 62, भौतिक शास्त्र में 73, रसायन शास्त्र में 51, गणित में 43। इस प्रकार से इसमें आप देखते हैं पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हमको तो सिर्फ एक पद चाहिए। उस एक पद के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये तो था प्रवक्ता सामान्य शाखा विषयवार, जिसमें 725 पद हैं। ठीक है, इसमें भी बाकी डिटेल दी गई है। बात करते हैं महिला शाखा की। महिला शाखा में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो वो महिलाएं जो हैं वो सामान्य शाखा में भी आवेदन कर सकती हैं और महिला शाखा में भी आवेदन कर सकती हैं। तो महिला शाखा में अगर आपको लगता है कि उस समय, अब आपको ये याद होना चाहिए, आपके पास जो लास्ट टाइम आपने फॉर्म भरा था उसका आपको पता होगा कि आपने उस समय सामान्य शाखा के लिए भरा है या महिला शाखा या दोनों के लिए भरा है। ये सिर्फ केवल महिलाओं के लिए कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय महिला शाखा में पद कम हो
और आपने महिला शाखा से फॉर्म ना भरा हो, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुराना वाला फॉर्म कैंसिल करना होगा, फिर से नया फॉर्म भरना होगा, और इसमें आपको सामान्य शाखा की अलग फीस जमा करनी होगी और महिला शाखा की अलग से फीस जमा करनी होगी। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि आपके पास पुराने फॉर्म का पीडीएफ होगा, हो सकता है आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, तो उसमें आप जरूर देखें कि आपने महिला शाखा में क्या अप्लाई किया था, क्या उस समय महिला शाखा में पद थे या नहीं थे। जैसे आप अब यहाँ देखेंगे अंग्रेजी में 12 पद यहाँ पर अनारक्षित महिलाओं के लिए हैं, तो हो सकता है उस समय पद कम हो, तो इस बात का जरूर क्लियर आउट करें। और इस तरह इसी में आप इसी कंडीशन पर आप पुराना फॉर्म कैंसिल करके दोबारा से सामान्य और महिला शाखा दोनों भर सकते हैं। ठीक है, यह है पदनाम प्रवक्ता। इसमें सारी आपको अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं में कोई परिवर्तन नहीं है। आपकी अर्हताएं जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपको सभी पता है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता है। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए संस्कृत अनिवार्य होती है कहीं पर, और इसमें सब जगह इसमें दिया गया है कि किस किस चीज के लिए क्या क्या है। आयु हम बात कर रहे हैं 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। अधिकतम 42 वर्ष की मैं बात कर रही हूँ, माना जिस समय आपने 2024 में फॉर्म भरा और आप लास्ट उसमें थे 42 में थे, तो आपको दोबारा फॉर्म भरना नहीं, तो आप इसके लिए योग्य है। और जो माना अभी 21 का हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि अभी विज्ञापन आया, तो दोनों के लिए इसमें फायदा है। जिसकी एज क्रॉस हो चुकी है और लेकिन फॉर्म भर चुका है 2024 में, वो भी पेपर देगा, और जो अभी योग्यता धारण कर रहा है, कर ली है उसने, अभी जस्ट की है, वो भी अपने सारे शैक्षिक अर्हता के सर्टिफिकेट लगाकर वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोनों के लिए यह एक फायदा है। ठीक है, बाकी इसमें आयु की गणना की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 की तत्पश्चात नहीं होना चाहिए। अब इसमें छूट की बात भी की जा रही है। और इसमें हाँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात अगर हम करते हैं, तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भरा है, पहले मतलब 2024 में फॉर्म भरा है, तो उसका वित्तीय वर्ष जो होगा वो 2024 वाला होगा। जो उसका आरक्षण का पत्र था, है ना, जो आर्थिक अक्षमता वाला जो आपका होता है ईडब्ल्यूएस वाला, तो उसको दोबारा से मतलब वो अपना रिन्यू करा के रखे, लेकिन उसको दोबारा खाली उतना सिंगल फॉर्म नहीं जमा करना है, क्योंकि उसने पहले फॉर्म भर दिया है। ठीक है, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर से फॉर्म भरते हैं तो इस अंतिम तिथि तक आपका वो जो है वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बाकी आरक्षण दिए गए हैं, विकलांगता का कोड बताया गया है कि कितनी विकलांगता पे कितना क्या है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सारे निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से आप फॉर्म को भरेंगे, और यहाँ पर शुल्क दिया गया है कि अनारक्षित का क्या है, और सब सारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है टोटल फीस बता दी गई है। ठीक है, ये आप फॉर्म भरेंगे। तो अंततः हम ये कह सकते हैं, देखिए सिलेबस आपको पहले मिल चुका था, इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये बाकी निर्देश हैं कि आप परीक्षा हॉल में क्या करें क्या ना करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसको नहीं करना होगा वो तो कभी नहीं करेगा, जिसको करना होगा तो वो तो कोई हाकम सिंह बन ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सारा आप देख सकते हैं कि पूरा फॉर्म ये परिशिष्ट है, इनको आप पढ़ सकते हैं बाद में। अभी मेन जो मुख्य बातें ये थी, पहला पॉइंट, जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है पहले, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी के अनुसार उनका जो है फॉर्म माना जाएगा, कोई दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर माना कुछ इस विज्ञापन के तहत कोई अन्य किसी फॉर्म को भरना चाहता है, माना क्योंकि पहले क्या था, स्क्रीनिंग थी, हो सकता है किसी ने कोई और फॉर्म भर दिया हो, किसी और सब्जेक्ट के लिए भर दिया हो, तो वो माना चेंज करना चाहता है, तो पहले फॉर्म को कैंसिल करेगा, फीस वापस नहीं होगी और फॉर्म फिर से भर सकता है। अन्य चीज ये भी है कि माना कोई और नया नया व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, माना उसने लास्ट टाइम फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, लेकिन अभी भी वो फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं कि वही लोग फॉर्म भरेंगे या जो उस समय एलिजिबल थे, ऐसा नहीं है। अभी क्योंकि विज्ञापन आया है, तो अभी वो लोग भी भर सकते हैं, नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट भाषा में कहें तो नए लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, पुराने लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर पुराने वालों ने अपना कोई फॉर्म भरा है तो पहले उसको कैंसिल करना होगा। इससे अच्छा यही है कि आपने जो पहले भर लिया है, हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने केवल सामान्य शाखा के लिए भरा है उस समय, समझ में आ रहा है, और मैंने महिला शाखा के लिए भी भरना था, तो आपको वो सामान्य शाखा वाला फॉर्म भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में होता है ना, सब में सामान्य शाखा महिला शाखा सबका टिक टिक होता है, पैसे अलग कटते हैं लेकिन वहीं पर टिक होता है। तो आपको पूरा फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से सामान्य शाखा महिला शाखा, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों के लिए फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो बड़ा सोच समझ के विचार करके
जिनको कोई डाउट नहीं है कि मेरे को पुराना फॉर्म कैंसिल करना है, उनके लिए इसमें कोई सुधार नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस तैयारी करनी है। मैंने आपको बता दिया कि जो परीक्षा केंद्र की सिटियां हैं वो कौन है, हरिद्वार है और हल्द्वानी है। अगर जो है अभ्यर्थी कम होंगे तो हरिद्वार में ही सेंटर होगा, अगर अधिक होंगे तो हरिद्वार और हल्द्वानी में इसको बांटा जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। और हिंदी प्रवक्ता की तैयारी करने वालों के लिए मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो वहाँ आपको हेल्प मिल सकती है। अगर कोई भी आपको समस्या हो तो आप प्लीज पाठ्यक्रम से संबंधी, विज्ञापन से संबंधी, आयु या जिस जो भी हमने यहाँ पर चर्चा की, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।